अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें हम एक अमेरिकन राइटर आर्थर मिलर की एक वर्क डेथ ऑफ अ सेल्समैन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली मिलर का ये जो वर्क है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इसका जो जॉनरा है वो ड्रामा है। ये इस राइटर का एक सक्सेसफुल वर्क कंसिडर किया जाता है जो कि अमेरिकन ड्रीम के ऊपर बेस्ड है। ये वर्क लिखा गया था 1948 में और इसको पब्लिश करवाया गया था 1949 में। इस ड्रामा में दो एक्ट्स हैं हमारे पास। जो एक्ट वन है उसमें हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं राइटर कि भाई एक सेल्समैन है जिसका नाम है विली लोमन। विली लोमन जो है वो डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट स्टेट्स में ट्रेवल करता है अपने गुड्स को सेल करने के लिए, लेकिन उसके कोई खास गुड्स सेल नहीं हो पाते। बस वो जो एक कमीशन मिलता है उसको ट्रेवल करने का और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का, वही उसका ब्रेड एंड बटर है, वही उसका इनकम सोर्स है। हमारा ये जो प्रोटेगनिस्ट है, हमारा ये जो मेजर कैरेक्टर है विली लोमन, इसकी एज 63 ईयर्स है और ये बस हैंड टू माउथ ही जिंदगी गुजार रहा है कमीशंस के ऊपर ही। इसका कोई खास इनकम सोर्स नहीं है। देन एक शाम ऐसा होता है कि वो अपने घर जल्दी आ जाता है। अब उसकी वाइफ उससे पूछती है कि भाई आज खैर है कि भाई आप जल्दी आ गए हैं। तो वो बताता है कि हाँ, आज ड्राइविंग करते हुए ना मैं ऐसे ही अपने ख्वाबों में खो गया था कि भाई मैं एक न्यू जॉब ढूंढूंगा और वगैरह एंड वगैरह। तो फिर उस वजह से ना मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं इसलिए आज घर जल्दी वापस आ गया हूँ। अब वो एक जो ड्रीम है ना उसका कि मैं कुछ अच्छा करूँ, ये अमेरिकन ड्रीम को यहाँ पे एक रेफरेंस आ जाती है अमेरिकन ड्रीम की। अब उसकी वाइफ कहती है कि भाई तुम क्यों ये सेल्समैन का काम कर रहे हो, मतलब तुम्हें इतना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तुम्हारी एज भी है 63, अब तुम्हारे लिए इतना आसान भी नहीं है ट्रैवलिंग, तो कोई आसपास ही कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो घर के आसपास। तो वो मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका पैशन है ये, मतलब उसको ये चीज तसल्ली देती है कि वो एक सेल्समैन है। यहाँ पे देन उसकी वाइफ का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं राइटर, जिसका नाम है लिंडा लोमेन। अब विली बताता है अपनी वाइफ लिंडा को कि भाई जो मेरी कंपनी का बॉस है उसकी डेथ हो चुकी है और अब उस बॉस का जो बेटा है, यानी कि उस ओनर का जो बेटा है, उसने चार्ज संभाल लिया है। अब वो हमारा न्यू ओनर है, अब वो इंचार्ज है मेरी कंपनी का और उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। मतलब कि विली का जो पहले बॉस था, उस कंपनी का जो हेड था जहाँ पे वो एज सेल्समैन काम कर रहा था, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था विली के काम की प्रोग्रेस में कि विली का काम कैसा जा रहा है। लेकिन अब उसकी कंपनी के बॉस की डेथ हो चुकी है और उसके बेटे ने चार्ज संभाल लिया और अब उसके बेटे को कोई इंटरेस्ट नहीं है विली की परफॉर्मेंस में कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे दो करेक्टर और इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, विली और लिंडा के दो बेटे बिफ और हैप्पी। बिफ लोमन जो है वो उनका बड़ा बेटा है जो कि एक फार्मर है, और हैप्पी लोमन जो है वो उनका छोटा बेटा है जो कि एक एज ए लेबर काम करता है डिपार्टमेंटल स्टोर में। ठीक है। अब बिफ और हैप्पी जो है ना वो कुछ खास खुश नहीं है अपनी जिंदगी से, मतलब वो इतना ज्यादा फाइनेंशियली कोई इनकम सोर्स भी नहीं रखते और वो हैंड टू माउथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और वो बहुत ज्यादा मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें कोई न्यू डायरेक्शन मिल जाए अपनी लाइफ के अंदर। अब जो हैप्पी लोमन है वो बहुत करप्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक इमोरल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहता है विद द फीमेल कलीग्स एंड द वाइफ ऑफ द मेल कलीग्स। मतलब कि यहाँ पे एक मॉरल करप्शन भी दिखाई गई है कि अमेरिकन ड्रीम का जो एक कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक मॉरल डिके का भी सबब बन जाता है। और जो बिफ है वो ये सोचता है कि भाई मैं कुछ मनी उधार ले लूंगा अपने बॉस से और एक अपना बिजनेस शुरू करूंगा, अपनी एक फार्मिंग लैंड खरीद लूंगा और उसके बाद उसी पे ही खुद से फार्मिंग करूंगा और अपना एक इनकम सोर्स क्रिएट करूंगा, एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स। अब विली जो है वो किचन में खड़ा हुआ है और वो अपने पास्ट को इमेजिन कर रहा है। ठीक है। वो सोचता है कि भाई एक टाइम था कि जब मैं अपने बेटों के लिए हीरो हुआ करता था, मेरे बेटे मुझे अपना हीरो मानते थे, मैं उनका आइडियल हुआ करता था, लेकिन आज मेरे बेटों के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम के साथ एज ए सेल्समैन मैंने कोई प्रोग्रेस शो नहीं की, मैंने कोई फाइनेंशियल सोर्सेज जमा नहीं किए अपने बच्चों के लिए, और एक उनके लिए जो एक आइडियल हीरो की एक एग्जांपल होती है मैं उस पर फुलफिल नहीं उतरा। वो एक टाइम था कि जो विली है ना उसका एक नेबर था चार्ली। चार्ली एक बिजनेसमैन था और उसने प्रैक्टिकलिटी को अपनाया और टाइम के साथ साथ वो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन बना, एक वेल एस्टेब्लिश्ड एम्पायर उसने खड़ा किया। और उसका एक बेटा था बर्नार्ड। बर्नार्ड जो है उसकी एजुकेशन पर चार्ली ने बहुत ज्यादा फोकस किया और वो एक सक्सेसफुल लॉयर बन गया। लेकिन विली जो है उसने अपने बेटों की हर गलत बात को सपोर्ट किया, उसने बिफ और हैप्पी को हर मॉरल एंड इमोरल एक्ट में विदाउट डिफरेंशिएशन सपोर्ट किया कि क्या सही है क्या गलत, उनको नहीं समझाया और उनको हर गलत चीज को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो बिफ और हैप्पी है वो अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो गए। उनको सही और गलत का फर्क समझ आना बंद हो गया। उनके अंदर एक जेलेसी का, एक सेल्फ कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई हमने एक मुकाबले में है, हम लोग एक रेस में हैं। अब लिंडा वहां पर आ जाती है और वो विली से पूछती है कि भाई क्या इनकम है तुम्हारी, कि तुम $1200 कमाते थे और
अब पास्ट में जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है, तुम्हारी इनकम का सोर्स भी कम होता जा रहा है। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, अब उसकी एक एज ज़्यादा हो गई है विली की, तो वो उस तरीके से गुड्स नहीं सेल कर पाता, उतना ट्रैवल नहीं कर पाता, तो इनकम सोर्स भी कम हो रही है। अब पास्ट में जो एक यहाँ पे एक और रियलिटी एक्सपोज़ की जाती है कि बिफोर गेटिंग मैरिड, लिंडा और विली की शादी होने से पहले विली जो है, ही वाज़ इन एन इमोरल अफेयर, और उस औरत के साथ वो एक रिलेशनशिप में था, यहाँ पे उस लेडी का भी बताया गया है, ठीक है? अब विली जो है ना, उसका एक भाई था जिसका नाम था बेन। बेन जो है यहाँ पे एक डेड कैरेक्टर है, यानी बेन की डेथ हो चुकी है, और विली का एक भाई जो था वो बेन, वो अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सक्सेसफुल था, वो एक डायमंड मर्चेंट था, और विली जो है उसको ये एक लॉन्ग लास्टिंग गिल्ट है कि मैंने क्यों अपने भाई के साथ उसके उस डायमंड बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं की, मतलब मैंने क्यों अपने भाई का वो डायमंड बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, और क्यों मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहा, मतलब क्यों मैंने अपनी सेल्स मैन की जॉब को इतना ज्यादा एक खुद पे इम्पोज किए रखा। देन हमारे पास जो है ना चार्ली है, जो नेबर है, वो विली को जॉब ऑफर करता है कई मर्तबा, लेकिन विली जो है वो उसकी जॉब ऑफर को डिक्लाइन कर देता है, क्योंकि विली को लगता है कि भाई मैं इन्फीरियर हो जाऊंगा। एक जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना विली के अंदर, वो उसको उस जॉब को एक्सेप्ट करने से रोकता है। विली को शर्म नहीं आती कि वो बार बार अपने नेबर से पैसे मांगता है, लेकिन उसको इस बात में शर्म आ रही है कि वो उससे एक जॉब ले लेगा। ये एक टाइप का अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट है कि जो अपेरेंट हेल्प है आप वो नहीं ले रहे होते, आपको लगता है कि नहीं भाई ये एक लॉन्ग लास्टिंग हेल्प हो जाएगी, जिसकी वजह से ना मैं उस दब जाऊंगा उसके आगे, लेकिन आप डेली बेस पे उससे पैसे ले रहे हो, कर्ज ले रहे हो, दैट इज नॉर्मल फॉर यू। अब विली जो है वो हमेशा इमोरल एक्शन को सपोर्ट करता है अपने बच्चों के, जबकि उनको कभी नहीं समझाता दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। विली जो है वो मेंटली डिप्रेस्ड हो रहा है, क्योंकि वो एक अनसक्सेसफुल इंसान है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अब ये जो एक प्रिटेंशियस एटीट्यूड है फॉर बीइंग सक्सेसफुल, जबकि वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अनसक्सेसफुल लाइफ गुजार के आया है, और अभी भी वो अपनी लाइफ में बहुत अनसक्सेसफुल है, और उसको आगे भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, तो लेकिन उसके बावजूद वो प्रिटेंड कर रहा है कि भाई आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो इस वजह से वो एक डिप्रेशन का शिकार हो गया है। यहाँ पे हमारे पास एक्ट 1 खत्म हो जाता है और एक्ट 2 स्टार्ट होता है। अब विली जो है वो अपने बॉस के पास जाता है, यानी कि उसके बॉस की डेथ हो चुकी है, और उसका जो बेटा है वो उसका न्यू इंचार्ज बना है उस कंपनी का। अब विली जो है वो उसके बेटे के पास जाता है, यानी कि न्यू इंचार्ज के पास जाता है, और डिमांड करता है कि मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, मुझे ना लोन चाहिए। बट विली कहता है कि भाई वो अब एज ए सेल्समैन काम नहीं कर सकता। ऑब्वियसली उसकी एक एज ऐसी है, ही 63 ईयर्स ओल्ड। अब वो उसके पास वो स्टेमिना नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि वो एक सेल्समैन के तौर पे काम कर सके। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना इज नॉट एट इजी एट ऑल, तो एक कॉम्प्लेक्स है उसके लिए सिस्टम सारा इसको मैनेज करना ना, तो वहां पे एक बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, एक बहुत ही हालात खराब हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल सिचुएशन आ जाती है कि जब उसका बॉस उसको कहता है कि भाई नहीं, अगर तुम ये एज ए सेल्समैन काम नहीं कर सकते तो देन यू आर फायर्ड, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब विली सोचता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी एज ए सेल्समैन यहाँ पे सर्व किया है, मैंने इस कंपनी को सर्व किया है एज ए सेल्समैन, सारी जिंदगी मैं यहाँ पे काम करता रहा हूँ, लेकिन एंड में मुझे क्या मिला? मतलब कि जब मेरे अंदर स्टेमिना ही नहीं रहा एज ए सेल्समैन काम करने का, और मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मुझे कोई रिलैक्स जॉब दे दी जाए या कोई रिलैक्स्ड स्टेट दे दी जाए यहाँ पे काम करने की, तो मुझे फायर कर दिया गया। अब वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, उसे बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है, उसको अपनी लाइफ खत्म होती हुई नजर आती है। अब विली का ये जो न्यू बॉस है, जो उसके एक्स बॉस का बेटा है, यानी कि उसके बॉस की डेथ हो चुकी है, और उसका जो बेटा है जो न्यू बॉस बना है जिसका नाम है होवर्ड, वो उसको फायर कर देता है। अब ओलिवर जो है वो भी कोई पैसे नहीं देता बिफ को, बिफ का जो बॉस था ओलिवर, वो भी उसको कोई पैसे नहीं देता। अब बिफ को ये बात भी पता होती है कि उसके फादर की पास्ट में रिलेशनशिप थी एक लेडी के साथ, जिसकी वजह से जो बिफ है उसके दिल में कोई अपने फादर के लिए खास रिस्पेक्ट नहीं रहती। जो विली है वो अपने बेटों के दिल में अपनी रिस्पेक्ट खो चुका होता है। अब विली जो है ना वो जाता है और कुछ कैरेट्स और पीस के सीड्स लेता है, यानी कुछ गाजर के और मटर के सीड्स लेता है, और अपने घर वापस आ जाता है, और वो कहता है कि भाई मैं ना इसको ना अपने बैक यार्ड में उगाऊंगा, और मतलब ये मेरा इनकम सोर्स बन जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि किस तरीके से अमेरिकन ड्रीम में लोग प्रोडक्टिव सोचते थे। वो कहते थे हम कुछ ना कुछ करें जिसकी वजह से हम एक वेल एस्टेब्लिश्ड कहलाए जा सके दुनिया में, एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंसान बनना चाहता था विली। अब लिंडा जो है वो अपने बेटों पे बहुत गुस्सा करती है। अब लिंडा एक लॉयल वाइफ दिखाई गई है यहाँ पे, जो विली के साथ बहुत सिंसियर है। वो अपने बेटों पे गुस्सा करती है, बिफ पर और हैप्पी पर, कि भाई तुम लोग अपने बाप की बिल्कुल फिक्र नहीं करते, तुम लोगों को अपने फादर की जरा भी ख्याल नहीं है कि वो किस हालत में है, वो क्या कर रहा है, तुम बिल्कुल केयर नहीं करते उसकी। विली जो है वो जाता है और बैकयार्ड के अंदर ना उन सीड्स को प्लांट कर देता है। अब जब वो सीड्स प्लांट करता है, और वो बहुत डिप्रेशन में होता है, क्यों? क्योंकि उसको जॉब से निकाल दिया गया है, और वो बहुत ज्यादा हेलोसिनेटेड हो जाता है। वो बार बार अपने उस डेड भाई से बात कर रहा होता है, बेन से, जिसकी डेथ हो चुकी है। बार बार वो उसके ड्रीम्स में आता है, वो एक उसकी एक जो एक अवेकन स्टेट है जिसमें वो जाग रहा है, वो तब भी हेलोसिनेशन का शिकार है, वो अपने उसी भाई से बातें कर रहा है।
कि भाई अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर भाई जो मेरी एक लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट है $20,000 की, वो मेरी फैमिली को मिल जाएगी। यानी कि अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि मेरे, चलो जीते जी तो मैं अपनी फैमिली के काम नहीं आया, मेरी जिंदगी से तो मेरी फैमिली को कोई फायदा नहीं पहुंचा। हाँ, हो सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को कोई फायदा पहुंच जाए, मतलब वो एक एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ गुजार सके मेरे मरने के बाद। अब बिफ और विली का आमना सामना होता है, यानी कि जब बिफ अपने फादर की इस स्टेट को देखता है कि वो अब भी सक्सेसफुल होने का सोच रहा है, मतलब वो अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान की जो गैप है ना, उसको खत्म करने के बाद सक्सेसफुल होने का सोच रहा है। बिफ उसको ये रियलिटी बताता है कि अब आप फेस करो कि आप कुछ भी नहीं हो। यानी कि बिफ कन्फ्रंट करता है विली को। बिफ कहता है कि भाई आपने हमेशा प्रिटेंड किया कि भाई मैं सक्सेसफुल हूँ, जबकि आप कुछ भी नहीं थे। यू वर नथिंग। आपने प्रिटेंड किया कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन आप इस सब के चलते इंडेप्टेड हो गए, आप पे कर्ज चढ़ता गया। अब विली जो है ना, वो घर छोड़ के चला जाता है, और जब वो घर छोड़ के जाता है तो उसी, जो इसके पास एक व्हीकल था जिसमें वो एक सेल्समैन का काम करता था ना, उसी के एक्सीडेंट हो जाता है और विली की डेथ हो जाती है, और उसकी फैमिली को उसकी लाइफ इंश्योरेंस के $20,000 मिल जाते हैं। अब विली की जो डिजायर थी ना एक ग्रैंड फ्यूनरल की, वो भी पूरी नहीं हो पाती। अब विली को लगा था कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ और मेरा जो फ्यूनरल होगा उस पर बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन जब विली का फ्यूनरल होता है, यानी कि जिस कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, और $20,000 मिलते हैं उसकी लाइफ इंश्योरेंस के, उसकी फैमिली को, तो उसके फ्यूनरल में उसके दो बेटे, उसकी वाइफ और उसका वो नेबर, बस, और कोई भी नहीं होता। तो ये जो अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट है ना, जिसने इंसान को ये सिखाया था कि भाई तुम सक्सेसफुल होने की कोशिश करो, जीते जी ना सही तो मरने के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो वो जो एक ड्रीम को यहाँ पे तोड़ा गया है ना, कि भाई किस तरीके से उसके मरने के बाद भी $20,000 उसकी फैमिली को मिलने के बावजूद भी उसकी फैमिली के अलावा उसकी फ्यूनरल में कोई भी नहीं था। अब विली की जो फैमिली है, उसके जो नेबर्स हैं, वो उसकी फ्यूनरल को अटेंड करते हैं, और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। बेसिकली ये जो स्टोरी थी, ये जो ड्रामा था, ये बेस्ड था एक ऐसे इंसान पर जो सारी जिंदगी प्रिटेंड करता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, और वो कोशिश भी करता है सक्सेसफुल होने की, बट इन द एंड वो खाली हाथ रह जाता है। एक ऐसा इंसान जिसका नाम विली लोमन था, जो कि एक सेल्समैन के तौर पे काम कर रहा था, और वो खुद को कुछ समझता था, वो खुद को सुपीरियर समझता था सबसे। वो इस सब के चलते इंडेप्टेड हो गया, उस पे कर्ज चढ़ गया, वो फिर भी सुपीरियर बना रहा, उसने एज ए फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं की, एज ए हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं की, वो हेलुसिनेशन का शिकार हो गया, और इन द एंड उसकी डेथ हो गई। बट स्टिल उसका वो जो एक कॉन्सेप्ट था सक्सेसफुल होने का, वो नहीं हो सका, और उसका फ्यूनरल जिसके बारे में उसने सोचा था कि एटलीस्ट $20,000 मिलने के बाद मेरी फैमिली को मैं दुनिया की नजर में एक सक्सेसफुल इंसान कंसिडर किया जाऊंगा, तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो आई ट्राइड माई बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।